आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। इसी मौके पर नीतीश कुमार ने शिक्षकों को चेतावनी दी। नीतीश ने कहा कि जो नहीं पढ़ाएंगे वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएगा उसका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा दिवस पर नीतीश की नसीहत। लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। इतना देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वेतन भी बढ़ाएंगे। आप जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा। शिक्षा दिवस का मौका था। पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल शिक्षकों और छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं। अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे। शिक्षा दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को चेतावनी भी दी। सीएम ने कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे उनका हम वेतन भी बढ़ाएंगे। दिया है मंत्री जी को भी, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया। शिक्षा दिवस के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को पढ़ाने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री ने बैगलेस सिस्टम की शुरुआत कर बच्चों को बड़ी सौगात भी दी है। अब हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए, बात हो रही है शिक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तो समझिए कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। और 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्कूल की बिल्डिंग जरूर बनी है, लेकिन पढ़ाई के स्तर पर जो अक्सर सवाल खड़े होते हैं वो आज भी बरकरार हैं। अभी इसी साल नालंदा में सोनू नाम के बच्चे ने सीएम के सामने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। सोनू ने कहा कि सर, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आरोप लगता है कि सरकारी शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर शिक्षकों को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की बहाली भी करेंगे और जो अच्छा पढ़ाएंगे उनका वेतन भी बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाएंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और केंद्र ने पीएफआई के 7 संदिग्धों के नाम, उनके बैंक अकाउंट्स, पैन नंबर की डिटेल भेजी है और इसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। केंद्र ने भेजी संदिग्धों की जानकारी। यूएपीए एक्ट के तहत हो कार्रवाई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के अनगिनत आरोप हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। पीएफआई को प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उस पर पूरी रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से गंभीर है। गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई सूची में 1 अररिया, 4 दरभंगा और 1 मुंबई सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य नाम है एहसान परवेज, स्टेट सेक्रेटरी, नूरुद्दीन जंगी, लीगल हेड पीएफआई, महबूब आलम, जिलाध्यक्ष मिथिलांचल। इसमें एक नाम है नूरुद्दीन जंगी,
जो लीगल हेड बताया जाता है, और लखनऊ से इसकी अरेस्टिंग की थी पटना की एसआईटी की टीम ने। इसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उसमें एहसान, परवेज और महबूब आलम का नाम है। तो ये भी पद पर, जो पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ये पद पर थे। स्टेट सेक्रेटरी था एहसान परवेज, जबकि महबूब आलम जो है वह मिथिलांचल यूबी सीतामढ़ी का था, ये जिलाध्यक्ष था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठनों पर भी ठोस सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं कि यूएपीए है क्या और इसके तहत कार्रवाई की बात हो रही है। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, अगर हिंदी में कहिए तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम इसे कहा जाता है। और जो यूएपीए का मुख्य उद्देश्य है वो है आतंकी गतिविधियों को रोकना। इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों, संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यूएपीए कानून साल 1967 में लाया गया था। मकसद था कि संविधान के अनुच्छेद 1901 के तहत की गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमा लगाना। और अब तक यूएपीए में 4 बार संशोधन भी हुआ। आखिरी संशोधन 2019 में मोदी सरकार ने किया। 2019 में संशोधन के बाद यूएपीए और भी मजबूत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने वाले गया के तत्कालीन एसएसपी और पूर्व निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भागता अपराधी और पीछा करती पुलिस की कहानी बहुत पुरानी हो गई। बिहार में आजकल भागता पुलिस अधिकारी और ढूंढती पुलिस की चर्चा काफी जोरों पर है। यह पुलिस वाला कोई सिपाही दारोगा नहीं है, बल्कि आईपीएस अधिकारी है। नाम है आदित्य कुमार। गया के तत्कालीन एसएसपी और निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद तेज कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपना प्रस्ताव सीआईडी को भेजा है कि आदित्य कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वो विदेश भाग सकते हैं। अब सीआईडी इस प्रस्ताव को सीबीआई को भेजेगा, जो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। अब उस पूरे कांड को जान लीजिए जिसकी वजह से निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार फरार है। दरअसल गया के शराब कांड को खत्म कराने के लिए आदित्य कुमार ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करवाया था। आदित्य ने यह फोन अपने दोस्त अभिषेक के जरिए कराया था। आदित्य के शागिर्द अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है। आदित्य कुमार का मोबाइल नंबर 15 अक्टूबर से ही बंद है। उनका लास्ट लोकेशन पटना में ट्रेस किया गया। उसी दिन ईओयू ने आदित्य कुमार पर केस दर्ज किया था। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी के बीच पटना हाई कोर्ट में आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। आदित्य कुमार के वकील ने कहा कि आदित्य के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वो मुकदमा 1.25 महीना पहले यानी कि 10 सितंबर को ही समाप्त हो गया था। तो आप क्या ये विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा समाप्त हो गया हो, वो फिर उस मुकदमे को समाप्त कराने के लिए और ऐसा कोई काम करेगा? और आईपीएस ऑफिसर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। अब देखना होगा कि एक निलंबित आईपीएस अधिकारी अपनी ही पुलिस से कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस क्या है ये जानिए और अग्रिम जमानत याचिका क्या है। पहले रेड कॉर्नर नोटिस को जानिए। तो रेड कॉर्नर नोटिस को रेड नोटिस भी कहा जाता है। इसमें अपराधी के विदेश भागने की आशंका होती है और इसके जरिए दूसरे देश की पुलिस को अलर्ट किया जाता है। तो रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए जारी किया जाता है और इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। और अब अग्रिम जमानत को जानते हैं, जिसमें आदित्य कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जब अभियुक्त को संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी का भय हो। अग्रिम जमानत मामला निपटाने तक किसी व्यक्ति को अस्थायी कानूनी राहत देता है।
आरोपों की गंभीरता के आधार पर व्यक्ति पूरी तरह से गिरफ्तारी से बचने में सक्षम हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन जिनको गिरफ्तारी का भय होता है वैसे लोग अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमार दास ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने शराब की दुकानों को खोले जाने की वकालत की है। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। शराबबंदी नीतीश सरकार का एक ऐसा फैसला जिसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हर मंच से करते रहे हैं, लेकिन विरोधी तो विरोधी, अब तो सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास का बयान सुन लीजिए। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा। माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्रतिमा कोई पहली नेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया हो। नीतीश कुमार के सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत कर चुके हैं। हम कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में भी काम करती है। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है। कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और उसका कॉलरा दूर हुआ है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। यही नहीं, अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को फेल बता दिया था। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकती है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। प्रतिमा कुमारी दास के बयान के बाद एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सियासी बहस छिड़ गई है। बहस ये कि अगर शराबबंदी फेल हो चुकी है, शराबबंदी से ना तो शराब की सप्लाई रुक रही है, ना शराब पीने वाले रुक रहे हैं, और तो और जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या शराबबंदी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी से हो रहे नुकसान के एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया था IRCTC के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आजम ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए, फॉरेन करेंसी आए, तो आपको उनको उनके हिसाब से भोजन का और पीने का आज़ादी देना होगा। नहीं तो वो क्यों आएंगे यहाँ? आप ये बताएं। हमने चर्चा किया, कई देशों में लोगों ने कहा कि हम कैसे जाएं बिहार। सवाल है कि जब शराबबंदी से कोई फायदा ही नहीं, फिर शराबबंदी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2016 वो साल था जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई। तब कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ थी, महागठबंधन में शामिल थी। लेकिन महागठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस के सुर ही बदल गए। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अगर आप नजर डालें तो शराबबंदी की समीक्षा की बात शामिल थी। लेकिन फिर से नीतीश कुमार के साथ आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश ने पूरी ताकत लगा रखी है। अपनी सभाओं में नीतीश शराबबंदी की कामयाबी के दावे करते रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा शराबबंदी से फायदे की बात कहते रहे। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरे तंत्र को लगाया गया। बावजूद इसके शराबबंदी पर सवाल खड़े होते रहे। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी अक्सर सवाल उठाते रहे। विपक्ष में रहते हुए आरजेडी भी सवाल खड़ी करती रही। यहां तक कि जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा भी शराबबंदी को फेल बता चुके। तो सवाल है कि जब शराबबंदी फेल ही है तो फिर शराबबंदी क्यों है? बढ़ते हैं आगे।
कोलकाता हाईकोर्ट से बेल पर छूटते ही तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायक 3 महीने बाद रांची लौटे और साथ ही अपनों पर ही साजिश में फंसाने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट से बेल पर छूटते ही तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप ने 3 महीने बाद रांची की धरती पर कदम रखा। फूलों से लदी तीनों विधायकों की गाड़ी जैसे ही विधानसभा के बाहर रुकी, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। लगे हाथ तीनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया और अपनों पर ही साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा दिया। जो मिले थे वो बरी है जो नहीं मिले थे वो फंसे। यही तो रोना है, यही विडम्बना है। जो मिलकर आए वो ईडी आईटी की दबिश पड़ रही है उन पर, तो ये बात सही है, उन्होंने कुछ किया है गड़बड़। देखिए, एक कहावत है ना, जस करनी तस भोग भी जाता, नरक जाता पीछे पछताता। तो होगा, जैसा कीजिएगा वैसे मिलेगा। हम जैसे किए हमको मिला सजा। अगस्त के महीने में तीनों विधायकों को 49 लाख रुपए कैश के साथ कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप लगा कि बीजेपी से मिलकर तीनों विधायकों ने गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रची। तब से इन पर जांच चल रही है, पर लंबी न्यायिक और जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद तीनों विधायक बेल पर वापस घर लौटे तो इसकी खुशी उनके चेहरों पर झलकने लगी, तो अपनों से दूरी का गम भी छलक पड़ा। हमारा अरेस्टिंग के बाद मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, उनसे नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं मिला हूँ। और उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे नहीं मिल पाया। बहुतों को काम जो रहता था तो कोलकाता साइन कराने के लिए जाता था, हमारा हिसाब के माध्यम से जाता था, साइन करके उनको भेजता था। जो गैपिंग था आज आ रहा था तो कई एक के लोगों में आंसू था। तीनों विधायकों को अदालत से जमानत तो मिल गई, पर अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि खुद कांग्रेस ने ही उन पर स्पीकर कोर्ट में दल बदल का केस कर दिया है। इस पर इन विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान से गुहार लगाने की बात कही है। हमारे आला अधिकारी से हम मिलेंगे और उन्हें सच्चाई को बताएंगे कि सच्चाई क्या है। और जिस तरह से हम लोगों ने अपने इस पार्टी और सरकार के लिए जान जोखिम में डालकर काम किए हैं, इस सरकार को गिराने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। रांची से कोलकाता और कोलकाता से रांची की लंबी भाग दौड़ कर चुके तीनों विधायक अब अपनों के पास तो लौट आए हैं, लेकिन इस मामले में अभी भी ऐसे कई सवाल बचे हुए हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चलिए खबर समझिए। कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे। आरोप लगा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए गए थे। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड लौटे विधायकों ने कांग्रेस नेताओं पर ही षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। इन विधायकों ने सरकार गिराने के षड्यंत्रों से इनकार किया है और अब कांग्रेस आलाकमान से गुहार भी लगाने वाले हैं। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा से खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन बिल पास हो गया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस के बीच दोनों विधेयकों पर मुहर लग गई। झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा बिल पास हो गया। इस मौके पर सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप मढ़ दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस के बीच दोनों विधेयकों पर सदन की मोहर लग गई। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत 2 ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। 1932 का खतियान ही अब झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा, यानी स्थानीय नीति के तहत 1932 से जुड़ा खतियान ही मान्य होगा। 1932 के खतियान में दर्ज पूर्वजों के वंशजों को ही स्थानीय माना जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभा भी स्थानीयों की पहचान कर सकेगी। जिनके पास खतियान होगा उन्हें झारखंड की डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यही नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन बिल पर मोहर लगते ही झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़कर अब 77% हो गया है। यानी अब
ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़कर 27% हो गया है, तो एससी को 10 की जगह 12% आरक्षण का लाभ मिलेगा। एसटी का आरक्षण 26% से बढ़कर 28% हो गया है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया है। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष। झारखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच दोनों बिलों पर मुहर लगाकर सत्ता पक्ष ने प्रदेश की जनता का दिल जीतने की जरूर कोशिश की, पर विपक्षी दलों के नेता इसे सत्ता पक्ष की स्टंटबाजी करार दे रहे हैं। झारखंड सरकार की उपेक्षा ने शेल्टर होम की कर्मचारी आंची होरो और उसके परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया है। 3 साल से वेतन बंद है, सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर लगाए जा रहे हैं। किताब के पन्नों में डूबी नन्ही बिटिया और चूल्हे पर खाना पकाती आंची होरो। 6 साल पहले पति का साया उठ गया और 3 बच्चों की जिम्मेदारी सिर पर आ गई। तब से आंची होरो ने घर परिवार के साथ साथ शेल्टर होम का भी जिम्मा संभाल लिया। सुबह उठते बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजती और दिन भर शेल्टर होम की देखरेख करती। पर आज 3 साल होने को हैं। सरकार की बेरुखी के चलते वेतन की फाइल रुकी पड़ी है और आंची का परिवार सड़क पर आ गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने 5 साल से ज्यादा नारी निकेतन के लिए काम किया, समाज कल्याण विभाग के लिए काम किया, लेकिन जब बारी इनकी आई तो उनके पूरे घर में अंधेरा छा गया। बता दें कि आंची होरो के पति के देहांत के बाद इन्होंने पूरे घर का कमान संभाला और नारी निकेतन के लिए काम किया। विधवा आंची होरो ने साल 2017 से शेल्टर होम की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की। शुरू में 1 साल तक तो समय पर वेतन मिलता रहा, पर साल 2018 के बाद से जो वेतन रुका सो अब तक रुका हुआ है। घर परिवार और नारी निकेतन संभालते हुए आंची होरो वेतन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाती रहीं, पर हर बार सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिला। आज आंची होरो कहीं की नहीं रही। हमें यही कहा जाता था कि फाइल बढ़ा हुआ है, फाइल बढ़ा हुआ है, पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ अटका है, क्या है, हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई। कभी कभी फील होता है कि मम्मी कुछ ऐसे काम करती जहाँ पे अगर महीना अगर उनको मिलता सैलरी तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जो हम लोग एक जमा किया हुआ जो पैसा उसी पे खर्च चलाना है सब चीज़, तो लगता है कि मिलना चाहिए था। आंची होरो ने और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।